This is a session of about 1 hour, say 50 minutes to 1 hour time. So we had, during the practice, we found that it is going to be about 55 minutes or so. The rule is that it should be 50 to 55 students and 50 to 55 minutes. Members, Honorable Speaker. Members, may please be seated. Honorable members, I welcome you all to the third session of Youth Parliament. It will be fruitful. मेंबर शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। महासचिव जो जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, अब शपथ ग्रहण करेंगी अथवा प्रतिज्ञा करेंगी। श्रीमती साइमा फैज, महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञा लेंगी? मैं शपथ लूंगी महोदया। आप किस भाषा में शपथ लेंगी महोदया? उर्दू में श्रीमान। मैं जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर हलका से अल्लाह ताला की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं संविधान के मुताबिक व वफादारी से अपने फ़र्ज़ को अंजाम दूंगी। मैं हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी और सलमियत की हिफाजत करूंगी और एक ईमानदार और वफादार शहरी की तरह अपने फ़र्ज़ को पूरा करूंगी। श्रीमती आयुषी धरुआ, जो मध्य प्रदेश के इंदौर के क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, अब शपथ ग्रहण करेंगी अथवा प्रतिज्ञा करेंगी। श्रीमती आयुषी धरुआ, महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञा करेंगी? महोदया, मैं शपथ लूंगी। महोदया, आप किस भाषा में? हिंदी में श्रीमान। मैं आयुषी धरुआ, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। श्रीमान दीप नारायण, जो केरला के कोल्लम क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, अब शपथ ग्रहण करेंगे अथवा प्रतिज्ञा करेंगे। श्रीमान दीप नारायण, श्रीमान, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा करेंगे? मैं शपथ ग्रहण करूंगा। श्रीमान, शपथ लेंगे? मलयालम में श्रीमान। ഞാൻ ദീപ് നാരായൺ കൊല്ലം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സഭ്യ സത്യമായി ശപഥ ചെയ്യുന്നു. യാതൊരു ഭഗവും പറയാതിരിക്കുകയും പറയുന്നത് സത്യം മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിനും ഈ ജനാധിപത്യത്തിനും മുമ്പിൽ ശപഥ ചെയ്യുന്നു. दर्शकगण, आज हम 2 महीने के पश्चात मिल रहे हैं। मेरा यह दुखद कर्तव्य है कि मैं इस सदन को श्री श्रीनिवास प्रसाद, जो इस सदन के सदस्य थे, उनके निधन की सूचना दूं। वे मैसूर के अशोकरामपुर क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते थे। वे पूर्वतन सरकार के मंत्री रहे हैं और उन्होंने हाल ही में ही अपने राजनीतिक संन्यास की घोषणा की। वे लोगों के सामाजिक और शैक्षिक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उनका निधन 76 वर्ष की आयु में अप्रैल 2024 बेंगलुरु में हुआ। अभी मैं हमारे प्रधानमंत्री को अनुरोध करूंगी कुछ शब्द बोलने के लिए। धन्यवाद महोदया।
Madam, I'm deeply saddened by the passing away of Sri Srinivas Prasad. I was fortunate to have worked alongside him as a colleague. He was an exceptionally amiable and gentle individual who never caused any distress to anyone. He worked tirelessly to improve the lives of our citizens. Under his guidance, we have seen many new programs and improvements against poverty, unemployment, drug addiction, corruption, and many more. We have lost a remarkable individual who contributed significantly to our community and to the realm of politics. महोदया, मैं इस दुखद समय में बस श्रीनिवास प्रसाद जी के लिए 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी महोदया। इजाजत है। तो चले गए वो सितारा बनकर, यादों में रहेंगे, उनकी राहें हमें दिखती रहेंगी और वो दिलों में रहेंगे किनारा बनकर। मैं अपने इस सदन की ओर से श्री श्रीनिवास प्रसाद जी के परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। विरोध दल के नेता मान्यता जी। श्रीमान जी, मैं आपके और प्रधानमंत्री जी द्वारा दी गई श्रद्धांजलि से सदन को संबोधित करती हूँ। श्री श्रीनिवास प्रसाद जी के साथ सहयोगी के रूप में काम करना मेरे लिए परम सौभाग्य। ऐसे कई अवसर आए जब हम दोनों ने एक साथ बैठ चाय की चुस्की के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा करी, उनकी खामियां निकाली एवं नतीजे पर भी पहुंचे। उनके काम करने व सोचने का तरीका मुझे सबसे अधिक प्रेरित करता था। उनकी अनुपस्थिति इस पूरे सदन को महसूस होगी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं अपने तथा अपने पार्टी की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार के लिए संवेदना प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। The House may stand in silence for a while to express our deep sorrow. The Secretary General may convey the message of condolence to the bereaved family. Yes, madam. Members may please be seated. Prime Minister to introduce new ministers. थैंक यू मैडम। मैं आप सबकी प्रधान सेवक आज खुशी के साथ आपके एवं सभी सदस्यों के समक्ष अपने देश के कुछ नए नेताओं का परिचय करवाना चाहूंगी। सर्वप्रथम श्रीमती संजना पंडा, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। श्रीमती प्रियानी नायक, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। और श्री मुरलीधर गिरी, मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेस। धन्यवाद महोदया। माननीय सदस्यगण, अभी प्रश्नकाल शुरू होने जा रहा है। इस समय में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इस सदन की शांति और मर्यादा बनाए रखें। नाउ क्वेश्चन नंबर 102, मिस लॉरेंस दास प्लीज। महोदया, मेरा यह प्रश्न आदिवासी समुदाय को लेकर है। मैं यह प्रश्न बहुत व्यथित होकर कर रही हूँ। देश में दिन ब दिन आदिवासियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, तो क्या हमारे न्याय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगी कि आज तक उनके सरकार ने ऐसे क्या कदम उठाए हैं जिससे विधानसभा क्षेत्रों में आदिवासियों की बढ़ती संख्या दर्शाई जा सके। धन्यवाद महोदया। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ लॉ प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया, सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि विधान पूर्ण श्रीमांकन अनुसूचित जनजातियों के बढ़ती जनसंख्या को पर्याप्त रूप से दर्शाए। The Delimitation Commission is tasked with reviewing population data and taking into account the geographical distribution of this community. We are also working closely with the Ministry of Tribal Affairs to ensure that the safety of these communities are safeguarded during. Thank you, Speaker Madam. No more supplementary questions. Next question 103, श्रीमती R.K. दीपिका प्लीज। धन्यवाद महोदय। मेरा ये प्रश्न शिक्षा मंत्री को है। मंत्री जी, आपकी सरकार बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन क्या आपकी सरकार ये बताने का कष्ट करेगा नीट परीक्षा में हुए घोटाले को लेकर इनकी सरकार ने अब तक क्या कदम उठाया है? धन्यवाद महोदय। माननीय शिक्षा मंत्री जी, जरा जवाब दीजिए। Honorable Madam,
हमारी सरकार ने नीट परीक्षा में अव्यवस्था ही गंभीरता से लिया है महोदया, और हमने कई जांच एजेंसियों को सक्रिय किया है। दोषी व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा परीक्षा प्रक्रिया की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए हम तकनीकी सुधार भी कर रहे हैं। रुकिए मंत्री जी, रुकिए। तकनीकी सुधार कहाँ है? महोदय बैठिए। बस 2 मिनट महोदय, बस 2 मिनट। महोदय जल्दी हर कीजिए। जगह सिर्फ घोटाला ही घोटाला है। अरे मुझे है कि आपकी पूरी की पूरी सरकार ही घोटाला है। बैठिए और महोदय। यहाँ आप तकनीकी सुधार की बात कर रही है। महोदय कृपया करके आप बैठ जाइए। जी महोदय, बस मैं मंत्री जी को सच्चाई का आईना दिखा रही थी। महोदय अगर आप आईना दिखा चुकी है तो कृपया करके अपना स्थान ग्रहण कीजिए। धन्यवाद महोदय। मंत्री जी आप जवाब दीजिए। जी महोदय। माननीय सदस्य, आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं वादा करती हूँ कि सरकार के हर एक कदम की आपको पूरी जानकारी मिलेगी, मगर इस तरह बीच में बार बार टोकना आपकी असभ्यता को दर्शाता है महोदय, वीरता को नहीं। आपका जो भी प्रश्न है मैं उसका उत्तर देने के लिए खड़ी हूं यहाँ, पर आप कृपया मर्यादा में रहकर सवाल पूछें। और आप जो ये चिल्ला चिल्ला कर भरे सभा में हमारे खिलाफ नौटंकियां कर रही हैं, आपको क्या लगता है ये सब करके अगले चुनाव तक सत्ता में आ जाएंगे आप? रहने दीजिए जनाब, ये सब आपके बस की बात ही नहीं है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेंबर्स टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। संबित कुमार गिरी प्लीज। धन्यवाद महोदय। माननीय शिक्षा मंत्री जी, अगले चुनाव में कौन सत्ता में आएगा ये तो सिर्फ समय बताएगा। पहले आप ये तो बताइए, कृपया करके सदन की शांति बनाए रखें। छात्रों की सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आपकी सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है? क्या सरकार से बातों तक सीमित है? घोटाला हो गया पर मंत्री जी का कोई जवाब ही नहीं आया, चुप्पी साधी हुई है। महोदया, आरंभ से लेके अंत तक मंत्री जी चुप्पी साधी हुए हैं। धन्यवाद महोदय। मंत्री जी, विरोध दल ने कहा कि आप चुप्पी साधी हुई है, ऐसा क्यों? जरा उत्तर दीजिए मंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमने कोई चुप्पी साधी हुई नहीं है। अत्यंत विनम्रता के साथ मैं ये बात आज इस सदन में रखती हूँ। हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि नीट परीक्षा की प्रक्रिया को और भी अधिक पारदर्शी बनाया जाए। इसके लिए हमने क्या क्या कदम लिए हैं इन्हें जरा गौर से सुनिएगा महोदय। बायोमेट्रिक पहचान, सीसीटीवी निगरानी और कड़ी सुरक्षा जांच के जरिए हमारी सरकार परीक्षाओं की निष्पक्षता को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों की निगरानी को और भी सख्त किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता को हम तुरंत पकड़ सकें। और जहां तक मेरे जवाब देने की बात है तो सुन लीजिए महोदय, सुन लीजिए। आज इस सदन में हम अगर आज इस कुर्सी पर बैठे हैं तो हमारा है इस देश के युवाओं के सपनों और उनकी आकांक्षाओं की रक्षा। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेंबर्स टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। साक्षी मेहर प्लीज। धन्यवाद महोदय। हमारे देश की युवा किसी भी सरकार की अनदेखी का शिकार नहीं हो सकती। परीक्षा को व्यापार बना दिया गया है महोदय, व्यापार। पेपर बेचे और खरीदे जा रहे हैं। यह एक बड़े अपराध से कम नहीं माना जा सकता। पिछले 7 सालों में 70 बार महोदय, 70 बार पेपर लीक के जो 1.5 करोड़ से भी ज्यादा बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल दिया है। युवा पीढ़ी हमारे देश के भविष्य है और आप इन्हीं के भविष्यों के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? अभी आप ही बताइए मंत्री जी। ऐसे घटनाएं होने के बाद आपकी सरकार छात्रों और अभिभावकों का परीक्षा प्रणाली में विश्वास कैसे पुनः स्थापित कर पाएंगी? धन्यवाद महोदय। लगता है आज शिक्षा मंत्री जी के लिए बहुत से सवाल है। शिक्षा मंत्री जी उत्तर दीजिए। जी महोदया। द गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स द कंसर्न्स ऑफ स्टूडेंट्स और हम उनका विश्वास कभी टूटने नहीं देंगे। हम उनका विश्वास पुनः स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम परीक्षा प्रक्रिया की सुरक्षा और अखंडता को बनाए रखने के लिए सुधारों की एक नई श्रृंखला भी लागू कर रहे हैं, जिसमें कि रेगुलर ऑडिट्स, थर्ड पार्टी असेसमेंट्स और टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस यह सुनिश्चित करेंगे कि आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं कम से कम हों। और महोदया, जहां तक 7 सालों में 70 बार पेपर लीक की बात है, तो मैं बता इन आरोपों के समर्थन में अभी तक
महोदया, अभी तक कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है। सबूत है महोदया, बैठिए। अनेक सारे सबूत हैं, महोदया, पर आपकी कृपया सरकार करके ये मानने बैठिए। के लिए तैयार ही नहीं है। जी महोदया, धन्यवाद। महोदया, जी, आप बोलिए। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। आप लोग विश्वास की बात करते हैं। आप लोग, महोदया, हमारे साथ पूरा का पूरा देश है और उनका पूरा विश्वास है हम पर, जिसको कि कभी हम टूटने नहीं देते। हम अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाना जानते हैं। ये तो आज हम सत्ता में हैं और आप लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं। कृपया करके जनता का विश्वास किस पर है ये तो पिछले 10 सालों से दिख रहा है महोदया, 10 सालों से। धन्यवाद अध्यक्ष जी। नो मोर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, श्रीमती अर्पिता साहू प्लीज। धन्यवाद सभापति महोदया। माननीय वित्त मंत्री साहिबा, कृपया मेरा सवाल सुनिए। माननीय सदस्य, आप कृपया करके अपना सवाल जल्दी रखिएगा क्योंकि आपको 1.5 मिनट का समय दिया गया। सभापति महोदया, बस अभी आती हूँ अपने मुद्दे पर। जल्दी कीजिए। मंत्री जी, क्या यह सच नहीं है कि केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए जीएसटी का सबसे अधिक बोझ, मंत्री जी सुन रहे हैं ना, जीएसटी का सबसे अधिक बोझ मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी की दरें बढ़ाकर क्या सरकार आम जनता को महंगाई के बोझ तले दबा रही है? और आप अपनी कौन सी रिश्तेदारी निभा रही है अमीर उन्हें लगातार टैक्स पे छूट में ले जा रही है? धन्यवाद महोदया। माननीय वित्त मंत्री जी। धन्यवाद महोदया। और महोदया, आपको भी अशेष धन्यवाद इतना अच्छा प्रश्न पूछने के लिए कि सबको जानकारी मिल सके। महोदया, जीएसटी एक संरचनात्मक सुधार है जिसे सभी नागरिकों के लाभ के लिए बनाया गया है। जहां तक मध्यम वर्ग की चिंता आपको है, हम मानते हैं कि कुछ क्षेत्रों में बढ़ती कीमतों का प्रभाव महसूस हुआ है, लेकिन यह वैश्विक श्रृंखलाओं और महामारी से उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों का परिणाम है। हम पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी लगाने की संभावना पर मंत्री वर, अब सरकार में महोदय, जल्लाद बैठे। हो। महोदय, सिर्फ 1 मिनट, मेरी बात तो सुन लीजिए महोदया। जल्लाद हो, क्या क्या चीजों पर टैक्स लगाओगे? हर छोटी महोदय, चीज पर कृपया अलग करके रकम बैठ लगाते जाइए। जा रहे हैं। अरे इस तरह देश का मामूली जनता कैसे अपना गुजारा कर पाएगा? आपको कुछ शर्म है या फिर वो भी अपने बीच खाइए? महोदय, कृपया करके बैठ जाइए। ये श्रीमती जी, इनकी सरकार तो पूरी तरह से बेशरम है। मान्यता जी, इसी कृपया में करके दिन बैठ भर- जाइए। हाँ महोदया, बस 2 मिनट मैं अपनी बात पूरी रख लूं, फिर मैं बैठ जाऊंगी। महोदया, आप बोलिए, मैं बैठ जाती हूँ। हाँ, वही बैठ के आप मेरी बात सुनिए। एसी में दिन भर बैठ इनकी सरकार गरीबों का पेट मारकर क्या कभी शर्मिंदा महसूस करेगी? मान्यता जी, फिलहाल आप बैठ जाइए। अरे, लोगों को टैक्स और महंगाई के दायरों में आपने कुछ इस तरह से उलझा दिया है कि इस अजीब कश्मकश से बात है। महोदया, लड़ना तो दूर की बात है, वे बाहर तक नहीं आ सकते और ये सरकार बड़ी बड़ी दावे करती है। मान्यता जी, जल्दी कीजिए। धन्यवाद महोदया, मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। जी वित्त मंत्री जी। धन्यवाद महोदया। लगता है हमारी विरोधी दल आज कुछ ज्यादा ही जज्बाती नजर आ रही है। खैर, अरे टैक्स की मार से परेशान हो तुम, टैक्स की मार से परेशान हो तुम, क्या फायदा? अरे क्या जानो जीएसटी का फायदा, अनजान हो तुम। महोदया, जीएसटी ये नया विषय आज नहीं आया। जीएसटी आने से पहले हर राज्य में प्री जीएसटी टैक्स लगता था। ये नया विषय आज नहीं आया कि जीएसटी पैदा होने के बाद नहीं आया, हर राज्य में था पहले। आज आकर इधर प्रदर्शनी करने वाले हर एक से मैं पूछती हूँ, क्या आपके राज्य में पहले वैट और एक्साइज टैक्स नहीं था? ये जवाब पहले आप मुझे दीजिए। और महोदय, शर्म का पहला शब्द भी आप सीख लीजिएगा ना, बहुत बड़ी बात है। हमारी शर्म करिएगा महोदय, हम तो नई नीतियां लागू कर रहे हैं और आप दिन भर बैठ के एसी में जो हमारे खिलाफ आरोपों की बौछार कर रही है, उसका क्या महोदय, उसका क्या? और महोदय, मैं तो आपको प्यार से ही समझा रही थी पहले, पर जो शायद आपको पसंद नहीं आया। अभी इतना नौटंकी करना भी मैंने आपसे ही सीखा है, उसके लिए भी अशेष धन्यवाद आपको। श्रीमती
धन्यवाद महोदय। मंत्री जी, क्या आपकी सरकार ये नहीं मानती जीएसटी परिषद के निर्णय प्रक्रिया में राज्यों के भागीदारी को कम करके केंद्र सरकार ने संघीय ढांचे को कमजोर किया? क्या ये सही नहीं है? जीएसटी में राज्यों के मुआवजे अवधि को बढ़ाने से इनकार करना राज्यों के वित्तीय स्थिति पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। धन्यवाद महोदय। माननीय वित्त मंत्री जी, सदस्य ने कहा कि जीएसटी ने संघीय ढांचे को कमजोर कर रखा है। सदन को आपका उत्तर चाहिए। जी महोदय, जीएसटी संघीय ढांचे के तहत काम करती है, जिसमें सभी राज्यों का समुचित भागीदारी है। निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। और सुन लीजिए महोदय, हमारी केंद्र सरकार ने आज तक कभी भी राज्यों की भूमिका को कम नहीं किया है। मुआवजा अवधि को बढ़ाने के संदर्भ में हमें पहले यह समझना होगा कि ये एक अस्थायी व्यवस्था थी और हमारी सरकार ने अपने वादों को पूरी तरह से निभाया है। हालांकि भविष्य की वित्तीय स्थिति अब समय आ गया है कि राज्यों को अपने आंतरिक राजस्व संसाधनों को सशक्त कर लेना चाहिए। हमारी केंद्र सरकार राज्यों के साथ हर संभव सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि देश की आर्थिक स्थिति अवरुद्ध ना हो। धन्यवाद महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, मिस्टर रुद्रांश पात्र प्लीज। धन्यवाद महोदय। जल संसाधन मंत्री जी, क्या आप बताने का कष्ट करेंगे कि आपकी सरकार ने केरला और असम में हुई बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए अब तक कितने ठोस कदम उठाए हैं? धन्यवाद महोदय। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज प्लीज। माननीय सभापति महोदय, केरला और आसाम में बाढ़ से निपटने के लिए सरकार पहले से ही आपदा प्रबंधन संगठनों को वहां पर तैनात की है। प्रभावित क्षेत्र में राहत सामग्री, चिकित्सा सहायता और पुनर्वास कार्य भी तेजी से चल रही है। इसके अलावा सरकार वहां की नदियों पर कई सारे उन्नत से वहां पर उन नदियों पर अच्छी तरह से निगरानी रखी है। अरे महोदया, आपने तो बस केरला और आसाम का ही मुद्दा उठाया है, लेकिन चलिए मैं आप सबको यहाँ पर ओडिशा से रूबरू करवाता हूँ। जैसे कि हम सभी यहाँ पर उपस्थित सभी को पता है कि हाल ही में ओडिशा दाना के प्रकोप से गुजरा है। मैं यहाँ ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि दाना साइक्लोन के वक्त हमारा वादा था 0 हताहतों यानी 0 कैजुअलिटीज का हमारा जो वो पूरी तरह से हमारी प्रतिबद्धता का हिस्सा रहा है। और इसे सुनिश्चित करने के लिए हमने कई ठोस कदम उठाए थे जनाब, कई ठोस कदम उठाए थे, ताकि जनता की सुरक्षा को हम सर्वोच्च प्राथमिकता दें, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। धन्यवाद महोदय। Members, to ask supplementary questions, Ritika Nair, please. धन्यवाद महोदय। बाढ़ के बाद आने वाली समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिए आपकी सरकार क्या-क्या दीर्घकालिक योजनाएं अपना रही है? ऐसा लगता है कि आप सपनों की दुनिया में रहते हैं, लेकिन क्या है ना, असल दुनिया वास्तविकता पर चलती है और हम आपकी मुंह बोली बातों पर नहीं बल्कि आंकड़ों पर विश्वास करते हैं। आपने जान बचाने का दावा किया है या फिर बहुत सी गई हुई जानों को दबाया है? और इनकी सरकार की जो 10 साल पुरानी रिवाज है, लोगों के विश्वास के साथ खेलना और अंत में उन्हें तुच्छ दिलासा देना। धन्यवाद महोदय। Honorable Minister of Water Resources, please. माननीय सभापति महोदय, इससे पहले तो विपक्ष दल के द्वारा हम पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे, बेबुनियाद, बेआधार और राजनीतिक हैं। अरे मोहतरमा, कब तक आप ये झूठी राजनीति करेंगे? ये पब्लिक है, सब जानती है। अरे जान तो वो लोग ले रहे हैं जो काम से ज्यादा शोर मचा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार हर एक जान का हिसाब रख रही है, उसके साथ ही साथ हर एक बूंद का भी हिसाब रख रही है। अरे हाँ, सरकार का ध्यान है, लेकिन हमें तो प्रतीत होता है विपक्ष का ध्यान केवल विनाश पर ही टिकी हुई है। सरकार दीर्घकालिक समाधान के लिए कई बाढ़ प्रबंधन योजनाओं पर काम कर रही है, जैसे कि नदियों के पुनरुद्धार, जलाशयों का निर्माण और कई नदियों के किनारों पर पक्के बांध भी बनाए जा रहे हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है, आप भी सुन लीजिए, कान खोल के सुनिएगा, कि ऊंची उड़ान की सोच रखने वाले कभी पंखों का भार नहीं जानते। आज जब बाढ़ का पानी खतरे की निशानी को पार कर रहा है, आपकी
राजनीति की नाव चला रही है, लेकिन महोदय वो हम हैं जो लोगों को बचा रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ आरोपों की लहरें ही उठा रहे हैं। धन्यवाद महोदय। सदस्यगण, अभी शून्यकाल शुरू होने वाला है। क्योंकि शून्यकाल में बहुत गंभीर एवं महत्वपूर्ण बहस होता है, मैं यहाँ आशा करता हूँ कि आप सब इस सदन के सम्मान रखेंगे, इसकी मर्यादा बनाए रखेंगे और सभी अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मिस शून्यकाल में बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद महोदय। माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी, आरजीकर अस्पताल के मामले को लेकर भारत में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या आपकी सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से विफल है? धन्यवाद महोदय। ऑनरेबल विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, प्लीज। धन्यवाद महोदय। मान्यवर जी, आपका जो प्रश्न है उसके लिए मैं आपको अशीष धन्यवाद देती हूँ। इस घटना को लेकर आपको हो रही है, उससे कहीं गुना तकलीफ हमें भी हो रही है। अध्यक्ष जी, इस दुखद घटना को परिकाशित करते हुए बस 2 पंक्ति कहने की अनुमति चाहती हूँ। जी जरूर। पीड़ा सिर्फ उस नन्ही जान को नहीं, पूरे वतन को हुई है। अरे पीड़ा सिर्फ उस नन्ही जान को नहीं, पूरे वतन को हुई है। गलती सिर्फ उस हैवान की नहीं, पूरे समाज की है। खून की पीड़ित ने नहीं, पूरे देश ने बहाई है। अरे दिल थम सा जाता है, रूह कांप सी उठती है। दिल थम सा जाता है, रूह कांप सी उठती है, जब ये एहसास होता है कि ये गलती किसी और से नहीं बल्कि एक इंसान से हुई है। महोदया, आज मेरे पास इस समय जो तथ्य मौजूद है उसे मैं इस पूरे सदन के सामने पेश कर रही हूँ। आरजीकर अस्पताल के मामले ने हमें महिलाओं और बच्चों सेवाओं में सुधार की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर दिया है। यह सच है महोदया कि इस मामले ने हमारे सिस्टम की कई खामियों को उजागर किया है, लेकिन महोदया ये कहना सख्त गलत होगा कि हमारी सरकार में जिम्मेदारियों से पीछे हट रही है। धन्यवाद। मिस अंतरा मिश्रा, प्लीज। महोदया, मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगी 2 पंक्ति कहने के लिए, ताकि मैं इस पूरे सदन को इस खेदजनक हादसे से रूबरू करा सकूं। जी। में सिसकियां गुम हो जाती हैं, रात की चुप्पी में सिसकियां गुम हो जाती हैं, दर्द की कहानियां आंखों में थम जाती हैं। जिस्म घायल, रूह तक घायल हो जाती है। जिस्म घायल, रूह तक घायल हो जाती है, इंसानियत कहीं पीछे ही छूट जाती है। वो सपने, ध्यान से सुनिएगा, वो सपने जो उसने कभी देखे थे अपने, बिखर कर रह जाते हैं तन्हा से कहीं। कब तक ये समाज की बेबसी, अरे कब तक सहती रहेगी ये समाज की बेबसी, कब मिलेगा हक उसे जीने का सही। माननीय मंत्री जी, अभी आपने जो मेरा उत्तर दिया है वो मुझे कहीं ना कहीं अधूरा लगा। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और तथ्य सिर्फ आपके पास नहीं, हमारे पास तथ्य और सबूत दोनों हैं। भारत में लगातार चिंताएं बढ़ती जा रही हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, चाहे वो सार्वजनिक स्थान हो, घरेलू परिवेश या कार्यस्थल। जी, महिलाएं डरी हुई हैं। वही महिलाएं जिन्हें हम घरों की देवी मानते हैं वो डरी हुई हैं, और आपकी सरकार आज भी चुप है। मंत्री जी, आपके इतने सारे दावों के बावजूद महिलाएं आज भी सुरक्षित क्यों नहीं हैं? आप भी एक महिला हैं, मैं भी एक महिला हूं, और ऐसी घटनाओं का कष्ट महिलाओं से ज्यादा कौन ही अनुभव कर सकता है? आखिर वो भी तो किसी की बेटी ही थी। आप खुद को उसके परिवार का सदस्य मानकर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाते? मंत्री जी, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा देश आपका उत्तर चाहता है। बेसब्री से इंतजार कराए, क्योंकि पूरे देश की रूह कांप जा रही है। कृपया करके उत्तर दीजिए। थैंक यू मैडम। मान्यवर जी, मैं आपकी भावनाओं के साथ पूरी तरह से सहमत हूँ। यह निश्चय आश्चर्य की बात है कि जिस देश में महिलाओं को देवी का प्रतिमा माना जाता है, वहां पर भी ऐसी घटनाएं घटी जा रही है। महोदया, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी निश्चित रूप से चिंता का विषय है, और
इसे गंभीरता से ले रहा है? माननीय मंत्री साहिबा, गंभीरता और आपकी सरकार माननीय ना सदस्य एक बैठे। पंक्ति में जचती नहीं। महोदया, मुझे पहले पूरा बोलने दीजिए। अरे आप शर्मा रही हैं क्या हमारा उत्तर सुनने के लिए? जरा सुन लीजिए। जी जी, बोलिए, आप बोलिए। आपको अंदाजा भी है, हर 2 मिनट में एक लड़की का बलात्कार हो रहा है, हर 5 मिनट में एक लड़की बाल शो रही है, और हर 10 मिनट में, महोदया, हर 10 मिनट में एक महिला को जिंदा जला दिया जा रहा है, और ये सरकार कहती कि ये चिंतित है। महोदया, शर्म कृपया करके कीजिए, जल्दी शर्म। कीजिए। अगर हम राजनीति की नाव में सवार है ना, तो आप वो राजनीति का दलदल है जिसमें जनता डूब रही है, और ये बात आप अपनी जहन में बैठा लीजिए मंत्री साहिबा। मान्यता जी, कृपया धन्यवाद करके अपना महोदया। स्थान ग्रहण कीजिए। जी मंत्री जी। माननीय सभापति महोदया, विपक्ष दल की नेता मान्यता जी के द्वारा मेरे और मेरे सरकार के ऊपर जो झूठे इल्जाम लगाए गए, कतई सहमत नहीं हूँ। मैं उनसे आग्रह करूंगी कि कृपया मेरा पूरा उत्तर सुन लीजिए। महोदया, एक महिला होने के वास्ते क्या आपको सचमुच लग रहा है हमने इस कारण को लेकर कुछ नहीं किया? और मान्यता जी, इस मामले को लेकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मामला कितना गंभीर है। आप इन मुद्दों पर भी राजनीति करेंगे? अरे शर्म आनी चाहिए, कृपया शर्म। करके सदन ऐसे की शांति विषय पर बनाए भी रखें। राजनीति कर रहे हैं। कानूनों को सख्त किया है, जैसे कि निर्भया फंड के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करना। हालांकि ये केवल नीति और कानून से नहीं, बल्कि समाज में सोच और व्यवहार की सुधार से भी जुड़ा हुआ है। हम हर स्तर पर काम कर रहे हैं महोदया, हर स्तर पर, चाहे वो पुलिस की ट्रेनिंग हो, न्याय प्रक्रिया को तेज करना हो, या फिर महोदया महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए सशक्त बनाना हो। धन्यवाद। थैंक यू मिस संजना पंडा। मिस अंतरा मिश्रा प्लीज। मैडम, शून्यकाल में बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका फिर से धन्यवाद करती हूँ। माननीय मंत्री जी, आपने और आपकी सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, पर आज की वास्तविकता कुछ और ही कहानी बयां करती है। हमें दिख रहा है कि क्रिमिनल लॉ एक्ट 2013 और सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क जैसे कानूनों के बावजूद, मंत्री जी, ऐसे कानूनों के बावजूद महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं है। निर्भया घटना के बाद आपने महत्वपूर्ण कदम उठाने का दावा किया था, फिर भी उन्नाव, हाथरस, कठुआ और हाल ही में मणिपुर जैसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? इन कानूनों का आखिर क्या फायदा है जब हर एक दिन एक नया पीड़ित न्याय की प्रतीक्षा में बैठा होता है? क्रिमिनल लॉ एक्ट के तहत आपने सख्त सजा की बात की थी, पर क्या कठोर दंड के कारण अपराध रुक गए? इसका पीड़ित पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, सोचा है आपने कभी? अरे इन मामलों में कार्रवाई इतनी देरी से क्यों होती है, और फिर भी अपराधी तो कानून से बच निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। आप खुद ही बता दीजिए, उन्नाव बलात्कार मामले में क्या पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिला? अरे उन्नाव और हाथरस जैसे मामलों में न्याय का क्या ही मतलब है जब पीड़िता और उसका परिवार न्याय की प्रतीक्षा में ही बर्बाद हो जाता है। धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्लीज। धन्यवाद। मैं मानती हूँ कि यह घटना निष्पक्ष रूप से महिलाओं के लिए डर का भावना है, लेकिन महिला हो या पुरुष, क्या ये हम सबकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि ऐसे घिनौनी घटनाओं को कभी होने ना दे? क्या ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है? और आप क्या करेंगे? आप सिर्फ राजनीति करेंगे? क्यों? वो भी तो किसी की बेटियां थी और वे भी किसी के बेटे थे। और महोदया, अगर आपको लग रहा है कि हम इस कारणों को लेकर कुछ नहीं कर रहे और आपको लग रहा है कि हमसे बड़े बड़े दावे और झूठे वादे कर रहे हैं, तो ध्यान से सुन लीजिएगा महोदया, कान खोल के सुन लीजिएगा। Recent cases of sexual violence, especially those occurring in institutions like hospitals, are deeply disturbing and unacceptable. And to address the root causes of such crimes, my ministry is taking a multifaceted approach. We are working to strengthen law enforcement capabilities to ensure swift and stringent punishment for perpetrators. Additionally, we're also investing in several awareness campaigns to challenge harmful societal norms and promote gender equality. We have also introduced a Women's High Court in Odisha for better persecution of sexual violence cases against women. और महोदया, अगर आपको पता नहीं है तो आपकी जानकारी के लिए मैं कह दूं
इन कदमों के कारण इन घटनाओं की संख्या निश्चित रूप से कम हुई है। 2021 की रिपोर्ट के तहत महोदया देख लीजिए, 2021 के रिपोर्ट के तहत इन घटनाओं की संख्या 27% से 21% तक कम हुई है महोदया, 21% तक। आखिर अगर आपको राजनीति से फुर्सत मिले, केरवान में भी देख लीजिएगा कि किसके बातों में कितनी सच्चाई है। धन्यवाद। मैं आप दोनों के बात से सहमत हूँ। मैं एक भारत की नागरिक होने के साथ साथ एक महिला भी हूँ। यह घटना बहुत ही दुर्भाग्य है। निर्भया से लेकर अभया तक ऐसे बहुत से हादसे हुए हैं, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि आने वाले दिनों में ऐसे हादसे ना हो और हर एक महिला सुरक्षित रहे। जी महोदया, के साथ पूरी तरह से सहमत हैं। धन्यवाद मान्यता जी। यस मेंबर। Madam, a serious breach of privilege has been committed by leading news channel by commenting on University Grant Commission. The channel has attributed dishonest intention, and I want you to grant me permission to raise a question on that matter now. Srimati Shweta Padma ji, you may give the notice along with the news video carrying on it, and I shall look on it. And you can't just bring a surprise on me. Madam, I have already sent a due notice at 11 a.m. today. It will be examined by notice, and I shall consider it and let you know. Dhanyavad Mahodaya. Honorable members, I have to make an announcement on my own behalf and the Honorable House. I have great pleasure in extending our warm welcome to the Honorable members of the Parliament of Singapore, who are on a tour to India as our honored guests. The Honorable members of delegations are Ms. Josephine Teo, the Minister of Manpower, Son Shuling, Minister of Education and Social Family Development, Dr. Ami Kaur, Minister of Sustainable Environment and Transport. It is very high-powered delegation. The delegation arrived on 24th of November and now they are seated on a special box. We also convey our warm greetings and our best wishes through them to the Honorable President of Singapore, the Prime Minister, the Parliament of Singapore, the government and the very friendly people of Singapore. Secretary General, to report message from the Youth Parliament. Madam, I have to report the following message from the Secretary General of the Upper Chamber of the Youth Parliament. In accordance with the provisions of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Upper House of the Youth Parliament, I am directed to enclose a copy of the Appropriation Bill 2024, which has been passed by the Upper Chamber at its sitting on 8th August 2024. Secretary General, to lay on a table a copy of bill as passed by the Upper Chamber. I lay on the table of the House the Appropriation Bill 2024 as passed by the Upper Chamber. Now, let us take a calling attention motion. Ms. Ritika Nair, please call the attention of the House. धन्यवाद महोदया। महोदया, मैं बांग्लादेश में जारी नरसंहार की ओर विदेश मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। हाल ही में हिंदुओं पर हो रहे हमले के कारण कई हिंदू मारे गए, उनके घर और कारोबार नष्ट हुए और उनके मंदिरों को ये घटना चरमपन के खतरों की याद दिलाता है। Secondly, the Hindu massacre in Bangladesh is not just a domestic concern, rather it's a global and a regional concern. हिंसा में पूरे स्थल को अस्थिर करने की क्षमता होती है मंत्री जी। Thirdly, ये हिंसा उग्रवादी समूह कर रहे हैं सदन की जो शांति अल्पमत बनाए वर्ग को खत्म कर एक समतल समाज बनाना चाहते हैं। ये खतरा सिर्फ बांग्लादेश के हिंदू के लिए ही नहीं, बल्कि उससे आगे सभी अल्पमत वर्ग के लिए है। क्या आप अपने पैरों तले जमीन खिसकने का इंतजार कर रही हैं? तब जाके आप कार्यवाही करेंगी। सरकार कार्यवाही करने में देरी कर क्यों रही है? क्यों? कृपया करके सदन की शांति बनाए रखें। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे माननीय सदस्य की बातों से दो पंक्तियां याद आ रही है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उसे सभा में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जी महोदया, दुष्यंत जी ने फरमाया था, बताती हूँ, धैर्य रखिए, तुम्हारे पैरों तले कोई जमीन नहीं,
पैरों के तले जमीन तो आपकी भी नहीं है मंत्री जी। करके बैठ जाइए। मोहतरमा मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। तुम्हारे पैरों तले कोई जमीन नहीं। कमाल तो ये है तुम्हें फिर भी यकीन नहीं। हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है जो अत्यंत चिंताजनक है और इस तथ्यों के साथ मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। मंदिरों, घरों, हमलों की रिपोर्टों की मैं कड़ी निंदा करती हूँ। धर्म या जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति पर हमला मानव अधिकारों का उल्लंघन है और ये अस्वीकार्य है। महोदया, ये किसी विशेष धर्म या समुदाय का विषय नहीं बल्कि पूरे मानवता के खिलाफ एक जघन्य अपराध है। इस परिस्थिति में मैं इस देश की विदेश मंत्री बांग्लादेश सरकार से आग्रह करती हूँ कि वो इस हिंसा की निंदा करे और हिंदू समुदाय की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाए। मैं तो ये भी मानती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी इस हिंसा की निंदा करनी चाहिए और बांग्लादेश को इस संकट से निपटने में समर्थन देना चाहिए। I, as the Minister of Foreign Affairs and the public servant of this nation, strongly condemn this violence and heinous persecution. Thank you. श्रीमती रितिका नायर प्लीज। धन्यवाद महोदय। है आपकी सरकार जिनमें तो कोहिनूर के हीरे जड़े हुए हैं, अब उनके पास जवाब खत्म हो गए हैं। वरना एक ऐसा पक्ष जो आपके हिसाब से सिर्फ नौटंकी करता है, आप उन्हीं की पंक्तियां उन पर चिपकाती नहीं महोदया। खैर, the perpetrators of Hindu massacre in Bangladesh must be held accountable for their actions regardless of their position or power. वर्तमान हिंसा बांग्लादेश में दशकों से भेदभाव और ढकेलने की पराकाष्ठा है और मंत्री जी, आप जो ये कार्यवाही करने में देरी कर रही है ना, इसका खामियाजा केवल हिंदू वर्ग भुगत रहे हैं। Following the PM's resignation on 5th of August 2024, देश भर में हमले की नई लहर उत्पन्न हो गई है जिसका केवल एक ही निशाना है मंत्री जी, कान खोल कर सुनिएगा, एक ही निशाना, हिंदू वर्ग। हमें आपकी ये चिकनी चुपड़ी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे, बल्कि इस पूरे देश को केवल आपके ठोस जवाब तथ्य सहित चाहिए। और आपकी शायरी सुन मुझे भी एक नारा याद आया, मंत्री जी आप कुर्सी खाली करती हैं कि जनता आती है। धन्यवाद महोदय। मिस्टर दीप नारायण प्लीज। Honorable Speaker, Madam, the recent attacks that happened in Bangladesh against the Hindu community is a testament to the persecution and violence faced by them. In 19 as a result of the Bangladesh genocide, over 30 million people, I repeat, over 30 million people have lost their lives, with the Hindu community being a special target. Unfortunate to say this, but this pattern of violence continues to this day. कम से कम 97 घरों पर हमला हुआ है। कितने? 97, और 10 मंदिरों को भी लूटा जा चुका है। वहां सिर्फ हिंदुओं के नहीं बल्कि सारी और परिवारों पर भी आक्रमण हुआ है। लेकिन यहाँ हमारा आदर्श सरकार आखिर क्या कर रहा है जी? क्या ऐसे अब अपने आदर्शों को पालन कर सकता है? बताइए, हमको जानना है। स्पीकर मैडम, the violence against Hindus is a result of the systematic persecution, forced conversion, and communal violence. Since August 4th of 2024, there has been over 2,000 attacks against the Hindu community, resulting in 5 deaths as well as irreversible damage to places of worship, private residences, and businesses. क्या जवाब दे सकती है आपकी ये सरकार? Thank you, ma'am. के अधिकारों और जीवन की रक्षा के लिए अब क्या ठोस उपाय करेंगी? अरे जिसे बचाने का फर्ज था वो इंसानियत लूट गई। मान्यता जी बैठे। बस 2 अल्फाज सुनाने की आपसे अनुमति चाहूंगी महोदया जी, फिर मैं अपना स्थान ग्रहण कर लूं। मान्यता जी जल्दी कीजिएगा। जी महोदया। अरे जिसे बचाने का फर्ज था वो इंसानियत लूट गई, जिसे बचाने का फर्ज था वो इंसानियत लूट गई, हिफाजत के वादों में हर आस टूट गई, खून से सने हाथों ने जिस धरती को रंगा, खून से सने हाथों ने जिस धरती को रंगा, वहां कैसे कहें कि इंसानियत कभी महफूज रही। धन्यवाद महोदय। मंत्री जी आपके सामने कई से सवाल खड़े हो रहे हैं, कृपया करके उत्तर दीजिएगा। Respected Speaker, Madam,
हम इस त्रासदी को स्वीकार नहीं करेंगे। हमें कार्यवाही की मांग करनी चाहिए। हमें मांग करनी चाहिए कि बांग्लादेश सरकार हिंदू समुदाय की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्यवाही करे और हमें अपने आदर्श पालन करना आता है और हम कदम उठा भी रहे हैं। इसलिए महोदया, कान खोल के सुन लीजिए। हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ हिंसा को रोकने और उनकी दुर्दशा को रोकने के लिए हमारी सरकार कुछ योजनाओं पर काम कर रही है, जैसे कि इमरजेंसी एड, सिक्योरिटी रीइंफोर्समेंट, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, कम्युनिटी आउटरीच, कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेफ्यूजी। हम ये भी मानते हैं कि ये केवल एक बांग्लादेशी मुद्दा नहीं बल्कि एक वैश्विक चिंता का कारण है। हम इंटरनेशनल यूनियन से आग्रह करते हैं कि वो इस अत्याचारों की निंदा करे और तत्काल कार्यवाही करे और बांग्लादेश में इसको रोकने के लिए बांग्लादेश पर दबाव डाले। आइए हम इस नरसंहार की निंदा करें और सभी लोगों के अधिकारों और गरिमा की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता उठो, चाहे उनका धर्म या समुदाय कुछ भी हो। धन्यवाद। Now, the House will take into consideration the Waqf Bill 2024. Honorable Home Minister, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वक़्फ़ बिल 2024 सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। इस विधेयक का उद्देश्य वक़्फ़ संपत्तियों के प्रबंध में पारदर्शिता लाना और उनका सही उपयोग सुनिश्चित करना है। महोदया, वक़्फ़ बिल में निम्नलिखित प्रमुख प्रावधान होते हैं जो मैं अभी इस सदन में प्रस्तुत करने वाली हूँ। 1. वक़्फ़ बोर्ड का गठन। हर राज्य में एक वक़्फ़ बोर्ड होता है जो इन संपत्तियों का प्रबंध करता है। 2. वक़्फ़ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन। हर एक वक़्फ़ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। 3. अनधिकृत अतिक्रमण पर रोक। किसी भी वक़्फ़ संपत्ति पर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण होने पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। 4. वित्तीय पारदर्शिता। हर वक़्फ़ बोर्ड को अपनी आय और जानकारी रखने और नियमित ऑडिट करने की आवश्यकता होती है ताकि धन का दुरुपयोग ना हो। 5. वक़्फ़ संपत्तियों के उपयोग पर निगरानी। वक़्फ़ संपत्तियों का उपयोग केवल धार्मिक, शैक्षिक एवं परोपकारिक रूप से ही हो सकता है। महोदया, इस तरह ये बिल ये सुनिश्चित करता है कि वक़्फ़ संपत्तियों का प्रबंध सही तरह से हो और इसकी देखरेख के लिए सही कानूनी सुरक्षा दी जाए। धन्यवाद। Motion moved that the bill will be taken into consideration. Das, please. धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। अध्यक्ष महोदया, यह बिल लोकतंत्र पर हमला है। सच्चाई तो ये है कि ये सरकार अपने हताश, निराश, चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए बिल लाने का काम कर रही है। ये सरकार वक़्फ़ संपत्तियों को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रही है और ये जनता के अधिकारों का खुला उल्लंघन है महोदया, खुला उल्लंघन है। शगुन जी, यह बिल लाकर आप देश को जोड़ने का नहीं, तोड़ने का काम कर रही है, तोड़ने का। महोदया। Honorable Home Minister, please. धन्यवाद महोदया। आपकी बातें निराधार है मान्यता जी। सरकार का उद्देश्य केवल वक़्फ़ संपत्तियों का सही प्रबंध करना है ताकि उसका लाभ सही लोगों तक पहुंचे। भारत में रहने वाले सभी नागरिक हमारे लिए एक समान है। अरे मान्यता जी, ये तो आप है, आप और आपका ये विपक्ष दल है जो कि इस देश को तोड़ने का काम कर रही है। आप जनता को धर्म के नाम पर गुमराह कर रही है और हमारा सरकार ये कभी। अरे बिल में लिखे गए पंक्तियों को बिना पढ़कर हम पर आरोप लगाने से आप महान नहीं बन जाएंगी मान्यता जी, शर्म कीजिए। महोदया, ये तो हमारी मान्यता ही जी जिन्होंने ये महान नारा लगाया था कि बटेंगे तो कटेंगे। धन्यवाद। श्रीमती आद्या दास, प्लीज। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ और ये आरोप पूरी तरह से झूठा है। इस बिल पर कई स्तर पर है और ये जनता के हित में है। हमने किसी भी विशेष धर्म पर ध्यान नहीं दिया है, हमने सभी धर्मों के लोगों का हित ही देखा है। पक्षपात हमने ना कभी किया है और ना ही कभी करेंगे। मान्यता जी, आप सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं हैं, आप इस पूरी सदन के लिए हैं। इस तरह गोल गोल की बातें आप नहीं कर सकती हैं। आप अकेली नहीं हैं इस देश की शुभचिंतक। हमारी
आज भी आपके सामने मजबूत खड़ी है। धन्यवाद महोदया। मिस रितिका नायर प्लीज। धन्यवाद महोदया। अध्यक्ष महोदया, मैं इस बिल के खिलाफ हूँ। ये सरकार एक ऐसा कानून लाना चाहती है जो अल्पमत वर्ग के खिलाफ है। इस बिल ने वक्फ बोर्ड के अधिकारों को छीनने का प्रयास किया है। धन्यवाद महोदया। मिस आद्या दास प्लीज। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। महोदया, मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूँ। यह बिल किसी भी समुदाय के अधिकारियों को नहीं छीनता, बल्कि वक्फ संपत्तियों के है। रितिका जी और मान्यता जी, मेरी आपसे गुजारिश है कि पहले आप ध्यानपूर्वक विधेयक के हर एक पंक्ति को पढ़ें और इसके बाद भी विधेयक को लेकर कोई भी बहस होती है तो सरकार आपके साथ खड़ी है। धन्यवाद महोदय। ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्लीज। मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका फिर से धन्यवाद करती हूँ अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री साहिबा, आप और आपका दल हर बार इसी तरह हमारी आवाज दबाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार महोदया, इस बार हम चुप नहीं बैठेंगे। हम इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे। शांत बैठ जाइए। धन्यवाद महोदय। We will now take another vote. Those who are in favor will say ayes. Those who are against the bill will say no. श्रीमती आद्या दास प्लीज। धन्यवाद महोदया। महोदया, मैं इस बिल के समर्थन में कुछ पक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। This bill aims at usual preservation of properties belonging to the minority community. Number 2, it also aims to prevent the wrongful use of Waqf boards, and in this way, we will promote transparency in management of Waqf properties. Thank you, Madam. Honorable Home Minister, please. Madam, I move the bill be passed. Motion moved. Be passed. Who are in favor will say ayes. Those who are against the bill will say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The motion is adopted. Before we adjourn the session of this day, let us first listen to our Honorable Prime Minister. Thank you, Madam. And I would also like to thank all the members of the House, especially the opposition members, for their dedication, cooperation and constructive criticism. आज हमने शून्यकाल, प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान दोनों विपक्ष एवं सत्तारूढ़ पक्षों के चिंतन और भावनाओं को सुना। उससे यह स्पष्ट होता है कि हमारे देश के नेता अपनी राजनीतिक और सामाजिक उन्नति को लेकर कितनी गहरी चिंतन रखते हैं। सर्वप्रथम तो मैं यह कहना चाहूंगी कि इस सदन में उठाए गए सभी मुद्दे प्रासंगिक हैं। इस देश के हर एक नागरिक ने इधर चुन कर बैठाया है, तो हम इन मुद्दों को बिल्कुल अच्छी तरह से जांच करेंगे और हम जनता को कभी नाराज होने नहीं देंगे। दूसरी चीज तो ये कि सदन के हर एक सदस्य जिस स्नेह और प्रतिबद्ध भरे दिल से अपने देश की सेवा कर रहे हैं, उससे यह हमें पूरा भरोसा है कि हमारा देश एक नए दौर में प्रवेश करेगा। अब इससे पहले द हाउस गेट अडजर्न्ड, मुझे बस अटल बिहारी वाजपेयी साहब की 2 पंक्तियां याद आती है जो मैं आपसे अनुमति है कि सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, कई सरकारें आएंगी और जाएंगी, कई पार्टियां बनेंगी और बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे, युद्ध है सम्मान का, ये मान रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए, भारतीय रहना चाहिए। And with this, I would like to thank all the members of the House for supporting of the business. Thank you. With this, I declare the House is adjourned till 10:30 tomorrow. Now everybody present in the hall. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा,
जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे of very great importance, and the confidence and the speaking tones of all the members was very beautiful. It was such an informative session, and thank you for your efforts. Kudos to you. I felt it was a very productive session of a youth parliament. I have been a member of certain youth parliaments, and I certainly felt that whatever the efforts made, the essential debate and the nuance of the entire parliament was very productive, and the aroma, the very environment that was created by the youth parliament essentially silenced the entire hall into focusing what exactly the discussion is going on, which is very informative and productive in every sense. But whatever I have watched today, definitely it is praiseworthy. The presentation of students, I cannot imagine you are presenting in such a lively way. I feel that it's like the live audience we are watching a youth parliament. Really, you all should get a big round of applause. Present here. Actually, the students, all of the students are from humanity stream of our school. That is 11 and 12. Mainly, Sir has taken so much care of the students. They were practicing from 2:30 p.m. to 3:30 p.m. every day, and for near about 1 month has been done, and particularly that's why the presentation is very, very good, and they presented nicely, and the issues they discussed, taking just in the recent past which have happened, these events they have taken into consideration, like the NEET issue, like the Sarjikar hospital issue, all these things, events and cases they have taken into consideration. That's why, and the madam told it is praiseworthy, and the presentation was very good, but I want to know from you what is the drawback or anything we can add which we have not added.